मैं नहीं समझता जिस गाड़ी में 4 या 5 लोग जैसा बताया जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं ये चांसेस बढ़ते हैं कि पता था, एहसास था। एक्सीडेंट के समय पहले नहीं मौत हुई, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो कैरी ऑन खींचा गया, ड्रैग किया गया उसको, वो मौत का कारण बना उसकी, वो काज़ ऑफ डेथ है। और काज़ ऑफ डेथ अगर इंटेंशनली किया गया है, जानबूझ के किया गया, तो वो मर्डर की श्रेणी में आ जाता है। निर्भया केस में भी पहले तो नहीं मर्डर सेक्शन लगी थी, बाद में लगी, पहले 376 लगी। उस तरह से चीज़ें श्रद्धा मर्डर केस में, श्रद्धा की बाद में मर्डर लगा, पहले तो उसकी गुमशुदगी और ये चीज़ें आई हैं। अपराधियों में अब सबूत मिटाने, अगर कंझावला प्रकरण भी देखें तो यही था। श्रद्धा अगर मर्डर केस देखें तो वो भी 32 टुकड़े डाल के फ्रिज रखना, फ्रिज लेना, बदबू आ रही है उसके लिए अगरबत्ती सुलगाना, जलाना, सुगंध फैलाना, बैग में रख के जंगल जंगल फेंकना, सबूत मिटाने वाली बात थी। ऐसा नहीं कि वो साइको था या पागल था, ऐसा नहीं। इंस्टाग्राम पे लड़कियां रील्स इस तरह डालती हैं, वीडियोस ऐसे डालती हैं जिससे लोगों में ऐसे भाव पैदा होते हैं, गलत नजरिया उनके प्रति बनता है, और गलत नजरिया बनता है उनको उनके जीवन से मोड़ देता है, समाज को दूषित प्रदूषित कर रही है, जिसका प्रभाव लड़कों पर पड़ता है, ऐसे लड़कों पर पड़ता है। लड़का उनसे कांटेक्ट करते हैं और बाद में उसकी परिणति होती है 10 किलोमीटर घसीटना, या श्रद्धा वाकर हत्याकांड, या अंजलि भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड या झारखंड या हरियाणा, और अभी कर्नाटक का भी, कर्नाटक, इस तरह सब जगह ये हो रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है कि सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और गलत चीज़ दिखाना, नौकर मालिकिन के संबंध, ड्राइवर मालिकिन के संबंध, डॉक्टर मरीज के संबंध, इस तरह की वीडियो जो चल रही हैं वो विसंगति बिल्कुल पूरी तरह से ये पैदा कर रही हैं। अभी पीछे नजफगढ़ का छावला कांड हुआ, छावला कांड में डबल हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा खत्म कर दी, बरी कर दिया। तो कोई ऐसी आफत नहीं आ गई थी, ऐसे से परिवार की लड़कियां अपने रास्ते से भटक गईं, जो कभी बहुत महान हुआ करती थी, जिनकी कभी तारीफ की जाती थी परिवार में, लेकिन आज वो रास्ते से भटक चुकी हैं। उनका हम क्या करें? ये हमारा समाज खुद बिगड़ रहा है। क्या हमने, इस समाज के लोगों ने, क्या दिल्ली के नागरिकों ने, क्या दिल्ली के माता पिता ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के दिन अपने बेटे बेटियों को समझाया? किसी ने नए साल के मनाने के जश्न के तरीके के बारे में बात की? बेटी के लिए कानून है, अब महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए CAWW सेल है। पुरुष के लिए कहाँ है पुरुष हेल्पलाइन, कहाँ है पुरुष आयोग, कहाँ है पुरुष हेल्प डेस्क, कहाँ है पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट, कहाँ के है पुरुष के लिए हेल्पलाइन? अनकट के साथ इस वक्त डॉक्टर AP सिंह हैं, जिन्होंने कई सारे ऐसे हाई प्रोफाइल मामले देखे हैं जो रेप और गैंग रेप से जुड़े हैं। सर, एक बार आप ब्रीफ करेंगे कि वो कौन से बड़े मामले हैं जो आपने देखे हैं? जहाँ तक निर्भया केस हुआ वो भी उस तरह से था, 2012 का हुआ। उसके बाद गायत्री मिशन संस्थान परिवार हरिद्वार का था, उसमें मैं कंप्लेनेंट के लिए था। उसमें 0 FIR हुई थी, और फिर हरिद्वार में पहुंचा था डॉक्टर प्रणब पांडे, डॉक्टर शैलजा पांडे के, उसमें था कंप्लेंट के लिए। राजस्थान में आनंद पाल प्रकरण हुआ, संत रामपाल बरवाला कांड बहुत चर्चित रहा, और उसमें करीब 1000 लोगों पर देशद्रोह विभिन्न धाराएं लगाई गई, बच्चों पे लगाई गई, जो नेपाल के नागरिक थे उन पर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई। इस तरह से हुआ। डेरा सच्चा सौदा, संत गुरमीत राम रहीम हनीप्रीत प्रकरण हुआ, अभी हाथरस प्रकरण हुआ, जिसमें ये, इन मामलों में ये बड़े होते नहीं, इनको बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें राजनीति आ जाती है, और जब राजनीति पहुंचती है तो उसमें फिर मीडिया पहुंच जाती है। हाथरस प्रकरण हुआ। अगर जो लोग देख रहे हैं वो ये समझना चाहे कि कंझावला जैसा जो मामला है उसमें जो आरोपी हैं, या निर्भया का जो मामला था उसमें जो आरोपी हैं, इन तरीके के आरोपियों को भी लॉयर्स मिल जाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, क्यों होता है ऐसा? नहीं, देखिए, क्रूरतम जघन्यतम हत्याएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, दिल दहलाने वाली घटनाएं होती हैं। समाज में बहुत ही अव्यवस्था इससे फैलती, महिला, बच्चों, पुरुषों में बड़ा दुर्दांत, मतलब 10 किलोमीटर तक घिसटता रहा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमारे देश का संविधान ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, वो ऐसा संविधान है कि हमें आतंकवादी को भी
लीगल सुविधाएं देनी पड़ती। आतंकवादी हो, जिसने जघन्यतम हत्या की हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, हमारा ट्रायल ही तब शुरू हो पाता है जब एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद चाहे लीगल से मिले चाहे कानूनी सहायता के रूप में मिले, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट को एड्रेस करने के लिए, सबमिशन करने के लिए उसे ये ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है। कई बार लोग विरोध करते हैं ऐसे मामलों में, कई बार विरोध करते हैं, बार विरोध करती है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं पेश होगा, तो उसमें फिर लिंगरान होता है, डिले होती है, उसमें भी डिले होता है। डिले जस्टिस डिले इज डिनाइल होता है, डिले भी करना गलत है, और जस्टिस हरीड भी जस्टिस वरीड है, दोनों बातें होती हैं इसमें। ठीक है, एक बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्या ये जो मामला है कंझावला वाला, उसमें 302 लगनी चाहिए इन आरोपियों पे? नहीं, देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन उसमें अभी चल रही है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जैसा कि कई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि आज की एविडेंस अब जो हो गई है वो इन्वेस्टिगेशन पर आधारित हो गई है। केस चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन अब आधारित आधुनिक तकनीकों पर हो गई। जैसे पहले इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, पहले सीडीआर नहीं होती थी, कार लोकेशन की बात नहीं होती थी, पहले व्हाट्सअप चैटिंग, ईमेल, इन चीज़ों की चीज़ें, अब इनसे भी सबूत मिलते हैं, लोकेशन पता चलती है, स्टेटमेंट आते हैं, सीसीटीवी फुटेज से पता चलती है, गाड़ी पता चलती है, स्कूटी की पता चल रही है, उनको टर्न करते हुए दिख रहा है, जैसा कि प्रथम दृष्टा तो देखा, जो टीवी पे आपने भी देखा, सबने देखा। उन सब आधारों को देखकर अब होटल की बुकिंग, जाना 4 लड़कों का, 2 लड़कियों का, रात में निकलना, पैसे को लेके बता रहे हैं झगड़ा हुआ, या इंस्टाग्राम पे कि पिछला जीवन कैसा था, किस तरह से क्या कर रही थी, या इस तरह से। तो ये चीज़ें जो हैं उन आधार पर, देखिए, घटना हुई, प्रथम दृष्टया पुलिस को भी लगा कि वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट होने में कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा देश, एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन दुर्घटना वो तभी तक दुर्घटना रहती है जब तक वो दुर्घटना की तरह दिखे। एक्सीडेंट हो गया, तुरंत क्या फर्ज बनता है, जिसका बड़ी गाड़ी वाला जिम्मेदार होता है, तो बड़ी गाड़ी वाले की जिम्मेदारी है उसको ट्रीटमेंट कराना, फर्स्ट एड कराना। अब कहीं भी देखते हैं रोड ट्रैफिक नियम दिखाए जाते हैं, बच्चों को सिखाए जाते हैं, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आगे पुलिस को बता दो, अस्पताल ले जाओ, इलाज कराओ, हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई इसमें अपराध नहीं होता। हो गया, ठीक है, जो आएगी जिम्मेदारी। बाद में क्लेम की भी बात आती तो इंश्योर्ड होती गाड़ियाँ, इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस से क्लेम मिलता है, वो भी सेटल होता है, वो सब चीज़ें। लेकिन यदि ये कहा जाए कि केवल एक्सीडेंट, तो उसमें अब डाउट क्रिएट हो गया, क्योंकि पीछे घिसटते रहना, गाड़ी में फंसे रहना, किस तरह से फंसी, किस तरह से, अब कुछ लोग करें बांधी गई, कुछ तरह से खींची गई, कुछ तरह से कैसे लगी रही, मैं नहीं समझता। जिस गाड़ी में 4 या 5 लोग जैसा बताया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चांसेस बढ़ते हैं कि पता था, एहसास था, ऐसा अनुभव था, शांत वातावरण था, रात का वातावरण था, कोलाहलपूर्ण नहीं था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा वो हो। शांत वातावरण में सुनाई देता है, आवाज़ आती है, दिखता है, 1 पे नहीं पता चलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 माइंड हो गए। तो 4 माइंड में इस तरह से चीज़ मुड़ के देखना, और फिर वहाँ उसमें दूसरी लड़की वहाँ बची, वो देख रही थी, वो उसकी प्रत्यक्षदर्शी है, उसकी आई विटनेस है। अब वो बयान बदल रही है, चेंज कर रही है, क्या कर रही है, ये सब चीज़ें हैं। अभी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ को कहना लीगल पॉइंट व्यू से मैं समझता हूँ, हो सकता है जल्दबाजी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सुपर ऑफिसर दिल्ली के पुलिस के कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, उच्च अधिकारी हैं, निष्पक्षता, निर्भयता, निडरता के पूर्वक जांच करेंगे। इसमें कोई मीडिया का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, जैसा कुछ लोग सवाल उठा देते हैं कि उनमें एक मुलजिम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका होर्डिंग लगा था, थाने के सामने लगा हुआ था, मंडल का पदाधिकारी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर उसके कोई पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी होना गलत नहीं, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा गलत कार्य करना, गलत एक्ट करना, उससे पार्टी का कोई मतलब नहीं होता, और पार्टी को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। है पार्टी, मैं समझता हूं, और उसमें पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को जांच कर लेने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट में देखा जाएगा कि अंडर सेक्शन 304 जो रोड एक्सीडेंट की 304A रहती है या 302 लगती है। अगर इस तरह के एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई ऐसा कर रहा था, वो देख रहे थे, रुक रहे थे, और सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट होंगे कि उन्होंने देखा भी है, दिख भी रहा था इंटेंशनली। देखिए, मर्डर, एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, कई मौतें एक साथ होती हैं, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं होता है।
एक्सीडेंट के समय पहले नहीं मौत हुई, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो कैरी ऑन खींचा गया, ड्रैग किया गया उसको, वो मौत का कारण बना उसकी, वो काज ऑफ डेथ है। और काज ऑफ डेथ अगर इंटेंशनली किया गया है, जानबूझ के किया गया, तो मर्डर की श्रेणी में आ जाता है, कल्प्रिट होमिसाइड उसमें आ जाता है। यहां तक आता है 307 में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद 302 लगता है, 308 में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, बाद में निर्भया केस में भी पहले तो नहीं मर्डर सेक्शन लगी थी, बाद में लगी, पहले 376 लगी। उस तरह से चीज़ें, श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा की बाद में मर्डर लगा, पहले तो उसकी गुमशुदगी और ये चीज़ें आई हैं। अंकिता भंडारी आपने देखा उत्तराखंड का, जिसमें एक राजनीति से प्रेरित था, माननीय वहाँ के उत्तराखंड के माननीय राजनीति से प्रेरित मंत्री जी या विधायक जी का बेटा इसमें शायद था, इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसमें भी बाद में दर्ज हुआ। झारखंड का हुआ था बेटी का, तो उसमें तो पेट्रोल डाल के खिड़की से पेट्रोल डाल दिया गया था, लड़की को पूरी तरह से जला दिया गया था, बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा मूवमेंट हुआ, वो भी हुआ। इस तरह से पहले गुमशुदगी होती है, फिर उसके बाद पता चलता है डेड बॉडी। इसमें भी पहले क्या एफआईआर, अगर एफआईआर जैसा कि आप बता रहे हैं एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जशीट फाइल होती, जिस सेक्शन में चार्जशीट फाइल होती, उसको कोर्ट देखेगी। लंदन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पहले चार्जशीट पेश होगी, उसमें वो देखेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये सेक्शन 302 लगी, तो सेशन ट्रायल जाएगा, फिर वो उस चार्जशीट को आगे सेशन ट्रायल के लिए कमिट कर देंगे कि सेशन में उसका ट्रायल होना चाहिए और वहाँ उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और उसी आधार पर चार्ज फ्रेम होंगे। चार्ज फ्रेम होंगे तो किस सेक्शन में चार्ज फ्रेम होंगे ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आगे की सुनवाई होती है, उसके बाद उसी आधार पर एविडेंस होती है, उसी आधार पर आर्गूमेंट होती है, उसी आधार पर कन्विक्शन होता है। पहले से अभी कह देना कि फांसी दे दो, ये भी गलत है, मानवता के अधिकारों के खिलाफ है। पहले से अपने आप प्रिज्यूम कर लेना, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आप लोग, अच्छी बात है, मीडिया उन चीज़ों को देती है, जनता को अवेयर करती है, जागरूक करती है। क्या लगता है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है, इसमें इतनी ब्रूटैलिटी क्यों आ गई है? हाँ, यही इतनी जो ब्रूटैलिटी आने के पीछे सबसे बड़ा कारण मैं 2012-13 में भी कहा था, जब ये न्यू एंटी रेप लॉ बना था। इसमें हमें पहले भी था, 376 था, 10 ईयर थी, ये सब चीज़, 302 की फांसी भी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, टिल डेथ लाइफ भी थी, सब कुछ था। लेकिन इसमें जो बीच में ट्रायल के दौरान ऐसा कहा गया कि उसको फांसी क्यों हुई, 164 के स्टेटमेंट की वजह से हुई, उसके स्टेटमेंट की वजह से हुई, उसकी ये डेड बॉडी की वजह से रिकवरी हुई, उसमें इसके पास इंजरी मिली, उसने इशारों से लिखा, उसने अपने उससे एक हाथ से चिट्ठी लिखी, हाथ से बयान लिखे, ये चीज़ें जो आईं, इससे लोगों में ये भय व्याप्त हुआ। अपराध पहले भी होते, अपराध आज भी हो रहे हैं। मैंने निर्भया के समय से भी कहा था, अगर अपराध इनको फांसी देने से रुकते हो तो फांसी दे दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपील में भी नहीं जाऊंगा, मैंने हाई कोर्ट में से पहले कहा था कि मैं हाई कोर्ट भी नहीं जाऊंगा अगर समाज में बदलाव आता है। लेकिन समाज में, उसमें आदेश में यही लिखा गया था, समाज को संदेश देने के लिए हमें फांसी देनी पड़ रही है, हम समाज को संदेश देना चाहते हैं इसलिए फांसी दे रहे हैं। संदेश दे दिया आपने, क्या हुआ संदेश? ज्यों ज्यों आपने मर्ज का इलाज किया, त्यों त्यों मर्ज बढ़ती चली गई, ये हुआ उसमें। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है, अब लोगों ने ऐसे ब्रेकअप पहले भी होते थे, फ्रेंडशिप पहले भी होती थी, लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हक डे, ये सब पहले भी होता था, उसके ब्रेकअप भी होते थे, होटल का भी यूज़ होता था, और रेप भी होते थे, सबूत भी मिलते थे, सब कुछ होता था। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल हुए, लो प्रोफाइल रहे, नीचे से ऊपर तक सब जगह रहे, राजनीति से प्रेरित रहे, सबसे प्रेरित रहे, चले। लेकिन अब जो ये हत्या का सिलसिला बढ़ा है, पहले महिला की हत्या नहीं करते थे, लड़की या बेटी की हत्या नहीं होती थी, ब्रेकअप होता था, छोड़ देते थे, रेप होता था, गैंग रेप होता था, लेकिन स्टेटमेंट के आधार पर बाद में केस चलता था। तो फांसी की, जब से फांसी की सजा को कठोर किया गया, अधिक कठोर बनाया गया, कानून को कठोर बनाना और उसको दिखावा करना, उसकी वजह से आपने जितने केस देखे, आपके सामने तो ये 20-30 केस आप आए अभी 2-3 महीने के अंदर, लेकिन केस इस देश में सैकड़ों हैं। आप जानकारी, हमें जानकारी है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रह जाते हैं, कहीं तहसील लेवल पर रह जाते हैं, कहीं साउथ के इधर केस नहीं आ पाते, इधर के नॉर्थ के साउथ में नहीं पहुंच पाते। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ बढ़ रही हैं, पूरे देश में बढ़ रही हैं, और अपराधियों में अब सबूत मिटाने, अगर कंझावला प्रकरण भी देखें तो यही था। श्रद्धा अगर मर्डर केस देखें तो वो भी 32 टुकड़े डाल के फ्रिज रखना, फ्रिज लेना, बदबू आ रही है उसके लिए अगरबत्ती सुलगाना, जलाना, सुगंध फैलाना, बैग में रख के जंगल जंगल फेंकना, सबूत मिटाने वाली बात थी। ऐसा नहीं कि वो साइको था या पागल था, ऐसा नहीं।
लेकिन सबूत मिटाने का जो चलन पड़ गया है उससे हत्याएं बढ़ी हैं। इस पर सरकार को, कानून निर्माताओं को, माननीय अदालत को और समाज को भी इस पर जरूर सोचना पड़ेगा कि इस तरह से जो अब हत्याओं की सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया, ब्रूटलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक तरफ फांसी की मांग होने लगती है, उधर तरफ दूसरे अपराधी जो उस केस को फॉलो कर रहे होते हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि अपराध जब समाज है तो अपराध होंगे, अपराध रहें, कम हो ज़्यादा हो अलग बात है। अगर समाज सही दिशा में जा रहा है तो जेलें कम होंगी, अस्पताल कम होंगे, थाने कम होंगे, कोर्ट कम होंगी, तो उसे आप कह सकते हैं सही दिशा में जा रहा है। और जेल बढ़ेंगी, थाने बढ़ेंगे, FIR बढ़ेंगी, अदालतें बढ़ेंगी, फांसी बढ़ेंगी, तो समझ लीजिए आपके अपराध बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो नज़रिया समाज में बदला है, वो महिलाओं के प्रति हत्या करने का जो बदला है वो दुखद है। इस देश के लिए भी दुखद है और इस देश के युवाओं के लिए, क्योंकि दोनों पिस्ते, उधर एक लड़की खत्म होती है, उसका परिवार जीवन भर उस दंश को झेलता है, जिसकी बेटी नहीं रहती, जवान बेटी, अभी 20 साल की बेटी थी, इसका पिता नहीं था कंझावला प्रकरण में, अब वही कमाने वाली थी, चाहे वो किसी तरह कमाते, कमाने का तरीका उसका अनैतिक हो सकता था, चरित्र से संबंधित सवाल उठ सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो अपने परिवार का तो पालन पोषण किसी तरह से कर रही थी, कैसे जी रही थी, उसकी अगर मजबूरी थी तो ये समाज की बात थी ना, बेरोजगारी थी तो उसकी समाज की बात है। अगर वो वेलकम गर्ल होके फूल डाल के बैंकेट हॉल में, बारात घर में फूल डाल के पैसे ले रही थी, ब्यूटी पार्लर में जाके पैसे ले रही थी, वो रात में पार्टी में जाके लड़कों के 4 लड़कों के बीच में 2 लड़कियां जाके पैसे की बात हुई तो वो ले रही, जीवन चला रही थी, तो अंततः कहीं ना कहीं परिवार विघटन हुआ। अब वो परिवार भी बर्बाद हुआ, साथ में ये 4 लोगों का परिवार ये भी बर्बाद हुआ। इनके माँ बाप, इनके मंगोलपुरी हैं, चाहे सुल्तानपुरी हो, चाहे अमन विहार हो, चाहे कर्ण विहार हो, है तो दिल्ली के नागरिक, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनी अलग बात हो सकती, लेकिन हैं तो दिल्ली के नागरिक। जब दिल्ली के नागरिक हैं और अच्छी तरह है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत है, देश की केंद्र की राजधानी है और सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, गृह मंत्री जी के अधीन आती है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं इसमें, जो भी उनका तो इलेक्शन का शुरुआत, उनकी पार्टी की शुरुआत, उनकी राजनीतिक शुरुआत एक सामाजिक आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुई। उस समय निर्भया आंदोलन चल रहा था, उसके साथ ही उनकी शुरुआत हुई, याद है आपको, 2011, 12, 13 की बात है, उस समय ये सब चला। तो अब ऐसी सरकारों के बीच, देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस के बीच 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये नए साल के दिन होते हैं, जिन पर पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में होती है, लोग भी अलर्ट होते हैं, लोग जागरूक होते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, पुलिस तेज होती है, PCR तेज होती है। अब वहां से पुलिस भी निकली, PCR भी निकली, लोग भी निकले, कैमरे भी हैं, CCTV फुटेज है, 2 बजे लड़की भी जा रही थी, वो भी मुरथल से आए, सब जगह ये सब चेंज हो रहे हैं। ड्राइवर, फेक ड्राइवर बैठाला गया, जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसको ड्राइवर, ये क्या माइंड से यहाँ रात में अपराध चल रहा था, अपराध यहाँ से हो रहा था कि हमें ऐसे एक्सीडेंट दिखाना है, इसीलिए हमें एक ऐसा लड़का चाहिए अपना दोस्त में से जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिससे क्लेम भी सेटल हो सके, क्योंकि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योरेंस मना कर देती, तो क्लेम नहीं पड़ता, तो इन पर क्लेम पड़ता, मौत का क्लेम पड़ता गाड़ी पे। अब गाड़ी इंश्योरेंस थी नहीं थी, ये सब प्लान के साथ जब हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है जब प्लान के साथ किया गया, तो इसका मतलब रात में, सुबह बाद में पता चलता है एक्सीडेंट हुआ, अब उसी समय ड्राइवर को ढूंढना, विदाउट ड्राइविंग वाले द्वारा गाड़ी चलाना, और फिर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाले को ढूंढना, उसे शामिल करना, तो वो तो इसमें शामिल होगा कि चलो ठीक है। ये भी तो गलत है समाज की दिशा में। अगर ऐसे लोग प्रोफेशनल नकली ड्राइविंग जो कर नहीं रहा ड्राइविंग और ड्राइवर बन के बैठ जाएगा, तो भी तो गलत है ना देश के लिए। इंश्योरेंस कंपनियां भी कहेंगी इसका मतलब असली ड्राइवर नहीं होगा, ये कोई दूसरा है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल जो आज हमारी समस्या है, जो हमारे देश की स्थिति जो बदल रही है, इसके पीछे हमें सबसे बड़ी बात ये सोचनी पड़ेगी कि हमें जनमानस में भय व्याप्त करें, कानून का भय होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सभी लोगों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें फैलती जा रही हैं, इसके लिए सबसे बड़ा एक कारण ये भी है, इसका जो मिसयूज़ हो रहा है, उसका उपयोग होता है बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसका मिसयूज जो बढ़ा है, इंस्टाग्राम पे लड़कियों के प्रति लोग पहले अब इंस्टाग्राम, पहले वो टिकटॉक था, भारत सरकार ने बंद किया, अब इंस्टाग्राम पे लड़कियां रील्स इस तरह डालती हैं,
वीडियोज ऐसे डालती हैं जिससे लोगों में ऐसे भाव पैदा होते हैं, गलत नजरिया उनके प्रति बनता है, और गलत नजरिया बनता है उनको उनके जीवन से मोड़ देता है। और इस कार्य में ऐसा नहीं कि अभावग्रस्त लड़कियां जा रही हों, इस चमक धमक की दुनिया में मेकअप करके ब्यूटी पार्लर की सहायता लेके ऐसे ऐसे परिवार, अब जब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे, ऐसे परिवार की बहन बेटियां जो बड़े कद्दावर परिवार होते थे, बड़े प्रभावशाली परिवार होते थे, बड़े समृद्धशाली संस्कारवान परिवार होते थे, उन परिवार की बहन बेटियां, बहुएं, भाभियां, चाचियां इन कामों में अब लग रही हैं। इंस्टाग्राम के द्वारा समाज को दूषित प्रदूषित कर रही हैं, जिसका प्रभाव लड़कों पर पड़ता है, ऐसे लड़कों पर पड़ता है। लड़का उनसे कांटेक्ट करते हैं और बाद में उसकी परिणति होती है 10 किलोमीटर घसीटना, या श्रद्धा वाकर हत्याकांड, या अंजलि भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड या झारखंड या हरियाणा, और अभी कर्नाटक का भी, कर्नाटक, इस तरह सब जगह ये हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है। अगर इसका इसमें एक सवाल ये, जैसे जो आपका ये आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट की वजह से ये जो अपराध है, सबूत मिटाने का जो चलन है वो बढ़ा है, तो उनका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर फिर क्या सज़ा दें अगर कैपिटल पनिशमेंट ना दे तो, एक। और दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये लड़कों के नज़रिए का मामला है कि उनकी नज़र गंदी है, अगर वो रील बनाने वाली लड़कियों को इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसमें मतलब जो लड़कियां हैं जो रील बना रही हैं उनकी कहाँ गलती आ जाती है? देखिए, अब आप मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं कि अपनी ज्वेलरी संभाल के रखिए, जब कतरे घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, सुरक्षित रहें, ये चीज़ें हैं, अपने बम ना मिले इसके लिए, अलावारिश चीज़ ना मिले, ये सब सुरक्षा के कारण होते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर क्या ऐसी मजबूरी है कि सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और गलत चीज़ दिखाना, नौकर मालिकिन के संबंध, ड्राइवर मालिकिन के संबंध, डॉक्टर मरीज के संबंध, इस तरह की वीडियोज़ जो चल रही हैं वो विसंगति बिल्कुल पूरी तरह से ये पैदा कर रही हैं। ये आवश्यक हो जाता है हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि आप फांसी की बात जो करें, देखिए फांसी की सजा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। दुनिया के 175 देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है, हमारे देश में भी खत्म होनी चाहिए, अभी खत्म नहीं हुई। पिछले दिनों मैंने जो केस लड़ा, शबनम सलीम का केस, 7 लोगों की उसने हत्या की, फांसी की सजा देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने डिसमिस की, देश की सर्वोच्च अदालत ने डिसमिस की, हमने माननीय महामहिम गवर्नर साहब को लगाई और वहाँ से उसकी फांसी की सजा पे रोक लगी और वो जिंदा है रुकी। तो उससे कुछ नुकसान नहीं हो गया, ऐसा नहीं देश में कुछ आफत आ गई कोई। अभी परसों हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश था, कासगंज का बहुत बड़ा अमापुर थाने का मर्डर था, 13 हत्याकांड था, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर उन्हीं के परिवार के लोगों ने की, 6 लोग मुलजिम बनाए गए। कासगंज काशीराम नगर की ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला पहुंचा, वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम लोगों ने फांसी की सजा खत्म करा ली, तो कोई आफत नहीं आ गई, फांसी की सजा खत्म हो गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर नोटिस किया है कि उसे छोड़ा जाए, बरी किया जाए। अभी पीछे नजफगढ़ का छावला कांड हुआ, छावला कांड में डबल हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा खत्म कर दी, बरी कर दिया, तो कोई ऐसी आफत नहीं आ गई थी। लेकिन फांसी की सजा आप आतंकवादियों को देने की बात करते हैं, रेयरेस्ट टू रेयर की बात करते हैं, देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों में देते हैं, लेकिन आप उनमें एनडीपीएस जिसकी वजह से अपराध पैदा हो रहे हैं उनके लिए नहीं है। बड़ी से बड़ी आप एनडीपीएस कांधला कांड एयरपोर्ट पे गुजरात में कितनी खैप आती हैं, जो आदमी को जिंदा लाश बना देते हैं, कितने लोग उसकी वजह सुसाइड करते हैं, कितने परिवार टूट जाते हैं। लेकिन इन केसों में जो जहां ब्रेकअप की बात है, जहां लिव इन की बात है, जहां रेप की बात है, जो बाद में रेप आता है, अब संत आशाराम बापू जी भी ऐसे तो पॉक्सो केस में है, 85 साल का बुढ़ा बुजुर्ग आदमी एक अंदर है कि 10 साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं ना, है ना। संत गुरमीत राम रहीम जी कितनी उन्होंने भलाई काम किए, मानवता भलाई के असंख्य काम किए उन्होंने, 177 मानवता भलाई के काम किए, बच्चों को गोद देना, ब्लड डोनेशन करना, स्वच्छता अभियान, सब कुछ किए, लेकिन है ना जेल में। तो फांसी और जेल दोनों को लाइफ टिल डेथ आप करें, जहां फांसी आपको देना लगता है कि बहुत मजबूरी है, ये व्यक्ति बहुत दुर्दांत है, और जबकि होता नहीं ऐसा। आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा मैं इस केस में, लेकिन ऐसा दुर्दांत है कि इसको बाहर निकलेगा तो फिर करेगा, दोबारा अपराध करेगा, रिपीट करेगा, ऐसा कुछ शंका है आपको, तो आपने लाइफ टिल डेथ कर दें। लेकिन आपने तो राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी जिन्होंने राजीव गांधी की प्लान के साथ हत्या की, वो भी बाहर हैं, वो भी उनको भी बाहर किया। मैं वो बता रहा हूँ, मैंने केस लड़ा है
दारा सिंह का उड़ीसा के, उन्होंने हत्या की थी, उसमें वहाँ से पहले फांसी हुई, फिर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा खत्म कराई, अब उम्र कैद में चल रहा है और केस भी हैं। तो 25 साल 26 साल 30 साल बाद यदि कोई बाहर आ जाएगा, मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, अपने जीवन को फिर से चला लेगा, अपने टूटे हुए बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ लेगा, तो उसमें क्या बुराई है। और फांसी की सजा से यदि अपराध हो, तो मैंने फिर से कहा, आज भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं आगे भी किस बात पर कहता रहूंगा, और फांसी की सजा से आपके अपराध रुकते हो, कम होते हो, संख्या घटती हो, तो आप फांसी दे दें। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे ये जो आप कह रहे थे कि अनाउंसमेंट होता रहता है कि अपने गहनों की देखभाल करें, जेब कतरों से सावधान रहे, ऐसी तमाम बातें, तो इसमें आपको ये नहीं, जैसे दिल्ली पुलिस का एक PR का ट्वीट था 31 के बाद 1 तारीख को कि हमने 144 टीमें तैनात की थी, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ और तमाम ऐसी चीज़ें, जबकि त्रिलोकपुरी जैसे तमाम जो इलाके हैं वो क्राइम प्रोन है और वहाँ टीमें तैनात नहीं थी, 12 घंटे एक बॉडी घसीटी जाती है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये जो है वो प्रोफेशनलिज्म पे सवाल है दिल्ली पुलिस के, जो लोग तैनात किए गए हैं सुरक्षा में, उनको और ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर अपना काम करें तो शायद ऐसी चीज़ें ना हो? देखिए, दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस, और उसकी पुलिस की ही पुलिसिंग है। आप दूसरे तरह से भी देखिए कि आपको इस केस को एक्सीडेंट और मर्डर के बीच में डिफाइन करना पड़ रहा है। उन्होंने किया, नहीं तो वो एक्सीडेंट ही इसको रखते, लेकिन उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ निर्भया केस में उन्हें सफलता मिली, श्रद्धा वाकर हत्याकांड में सफलता मिली, और भी चीज़ें केस सौंपे गए। एक मैं केस लड़ रहा हूं जो CBI को सौंपा गया था, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, वो भी रेप केस था, वहां से आया, जो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी अपील फाइल की हुई है, लगी हुई है, साकेत में चला CBI के पास, तो दिल्ली पुलिस ने उसमें किया और उसमें सजा हुई है, उम्र कैद हुई। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, ब्रजेश ठाकुर जैसे राजनीतिज्ञ बिहार के रहे हुए हैं। तो कई चीज़ें हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ जिसमें भी खोज करने के लिए पूरी तरह चीज़ें ही, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जिनमें मैं वकील हूँ, मैंने देखा है दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से, वो बात अलग है मैं मुलजिम की तरफ से होता हूँ तो कई चीज़ें आती हैं सामने, जिसमें दिल्ली पुलिस कई चीज़ें ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, मानव के अधिकारों के खिलाफ, नैतिक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कई चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रयास रहता है और इसमें भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें ये रोकने के लिए उन्होंने धारा 144 लगा दी, उन्होंने सोशल मीडिया पे कर दिया, लेकिन क्या हमने, इस समाज के लोगों ने, क्या दिल्ली के नागरिकों ने, क्या दिल्ली के माता पिता ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के दिन अपने बेटे बेटियों को समझाया? किसी ने नए साल के मनाने के जश्न के तरीके के बारे में बात की? वो भी किसी की बेटी थी, 5 परिवार के बीच में वो बेटी थी, जो कंझावला प्रकरण हुआ। और ये मुलजिम जो हैं ये भी कम उम्र के ही लड़के हैं, कोई बहुत बड़े 40-50 साल के नहीं उम्र के, कम उम्र के लड़के थे। क्या इनके माता पिता ने, क्या इनके परिवार ने इनको समझाने का तरीका बदला कि आप नए साल में हमारे पैर छुओ? माता पिता कहना चाहिए मेरा आशीर्वाद लो, मेरे पास बैठो, खाओ पियो, आराम से नया साल मनाओ, ठंड में रहो, माता पिता की सेवा करो, अच्छा भक्ति गीता रामायण उपनिषद पढ़ो, सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया की कथाएं पढ़ो, रामायण देखो, सीरियल देखो, महाभारत देखो। किसी ने ये बात कही कि यही चीज गलत जाना है, होटल में जाना वही पार्टी है, होटल में जाना अनैतिक संबंध बनाने हैं, किसी दूसरे की लड़की को 4 लड़के जा रहे हैं, 2 लड़के जा रहे हैं, पैसे को लेके झगड़ा हो, ये पैसा कहां से आता है? वो कौन माता पिता है जो अपने ऐसे बच्चों को देते हैं? वो कौन माता पिता है जो अपने मोबाइल फोन, इन बच्चों के मोबाइल फोन तो देते हैं महंगे, लेकिन उन मोबाइल फोन को चेक करने की हिम्मत नहीं रखते कि क्या उन पर चल रहा है, क्या भेजा जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, किस तरह की चल रही है बातें? क्यों नहीं करते वो लोग? वो परिवार, वो माता, वो पिता अपनी बेटी से भी कर सकते हैं। देखिए, बेटा बेटी एक समान, जो लोग ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उससे पूरी तरह से डिफर करता हूं। बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। बेटी के लिए कानून है, अब महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए CAW सेल है। पुरुष के लिए कहाँ है? कहाँ है पुरुष हेल्पलाइन? कहाँ है पुरुष आयोग? कहाँ है पुरुष हेल्प डेस्क? कहाँ है पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट? कहाँ के है पुरुष के लिए हेल्पलाइन? बैंक कहाँ है? कहाँ है? बराबर होना चाहिए। अगर दोनों के लिए बराबर कर रहे हैं, भारत का संविधान कह रहा है कि समानता का अधिकार है, में एक समान जीने का अधिकार है, तो उसमें ये चीज होनी चाहिए। जब तक माँ बाप हमारे स्कूल में नैतिक शिक्षा, मोबाइल का दुरुपयोग, ये सब चीजें नहीं होंगी, इन पर ऐसे ऐप बने हुए हैं,
इंस्टाग्राम पे इतनी बदहवास चीजें डाली जाती हैं। ऐसे ऐसे परिवार की लड़कियां अपने रास्ते से भटक गईं जो कभी बहुत महान हुआ करती थीं, जिनकी कभी तारीफ की जाती थी परिवार में, लेकिन आज वो रास्ते से भटक चुकी हैं। उनका हम क्या करें? ये हमारा समाज खुद बिगड़ रहा है। इसके लिए आप लोग सारे संभ्रांत लोग, न्यूज चैनल, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की अदालत और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, गार्जियन नैतिक शिक्षा को सबको बढ़ावा दें, परिवार से सिखाएं। परिवार में भौतिकवादी दुनिया में जो दौड़ते जा रहे हैं, एक फ्लैट से लेके 2 फ्लैट ले लो, 3 कमरों वाला ले लो, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, सस्ते फ़ोन से लेके महंगा फ़ोन ले लो, नॉर्मल कपड़े से लेके ब्रांडेड कपड़े ले लो, ये जो अंधानुक दौड़ रही है, पैसे की दौड़, अंधी दौड़ हो रही है, जब तक इसको कम करके आप अपने परिवार के लिए समय देके परिवार को संभालने की बात, परिवार को बचाने की बात, 1 घंटा 2 घंटा आप परिवार के लिए बात नहीं करेंगे, जब तक उनके लिए नहीं करेंगे, तब तक आपको ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई दिखती रहेंगी और इस समाज को उससे रूबरू होना पड़ेगा। चाहे कंझावला में भी हमारे बच्चे हैं, अंकिता भंडारी भी हमारी बच्ची और मुलजिम भी हमारे परिवारों के थे, झारखंड की भी हमारी थी, श्रद्धा बाकर भी। लव जिहाद का आप नाम दे दें वो एक अलग बात है, लेकिन थे तो इस देश के ही, थे तो इस परिवार के ही। ये सत्य है। तो ये जो बातचीत है वो कंझावला वाले मामले पे थी और जिनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने निर्भया मामले में जो दोषी रहे उनको रिप्रेजेंट किया, और ऐसे न जाने कितने हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनमें वो लॉयर रहे हैं। उम्मीद है कि इस मामले से जुड़े जो भी आपके सवाल रहे होंगे उनका जवाब हम ले पाए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा रहता है जो इस मामले के इन एंड अराउंड है, छूटता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जो है, ऐसे जो महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं उनके इन एंड अराउंड होते रहें और हम उन पर सवाल जवाब करते रहें।